नमस्कार। तो हमने पिछली बार देखा था एक नया कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो नाउ लेट अस कम टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें पहला लॉ क्या होगा? फर्स्ट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड मतलब जैसे एक तो मीडियम के अंदर एंटर होगी तो ये इंसिडेंट हो गए, लेकिन जब मीडियम में एंटर हुई तो वो नॉर्मल की तरफ जो बैंड हो रही है मीडियम के अंदर, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस के ऊपर, हम जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्मल। टू इंटरफेस the two transparent media at the point of incidence all lie on the same plane। तो रिफ्लेक्शन के अंदर भी इंसिडेंस रे और वो तीनों जो है एक ही उसके अंदर रहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना। उसमें ये वो देखा था। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर भी ये तीनों they all will lie in the same plane। फिर दूसरा, ये this is very important, the ratio of sine of angle of incidence, मतलब angle of incidence उसके साइन की वैल्यू, वो आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, मतलब साइन कॉस टेन, ये सब। तो उसमें से साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो, दिस इज ए कांस्टेंट फॉर, अब यहां पे एक चीज ये, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर। तो अगर हम एक पेयर ऑफ मीडियम लें, अगर एयर और ग्लास लें, ठीक है, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका साइन लो, और अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन लो। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि आई और जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चेंज कर सकते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट, मतलब पहले हम दो जो पिन गाड़ रहे थे एक डायरेक्शन में, उसमें से दूसरे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर दो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, लेकिन दोनों के साइन की वैल्यू अगर आप लेंगे और उसका रेशियो लेंगे, यू विल फाइंड दिस इज कांस्टेंट। क्योंकि आई अलग अलग चेंज करते रहो, आर भी अलग अलग चेंज होगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर कलर ऑफ लाइट सेम है। हाँ, अगर आपने उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे दूसरे कलर की लाइट अगर भेज दी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वो फिर साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो साइन आई अपॉन साइन आर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, for a given pair of media, this will be constant। और ये कांस्टेंट, तो अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम आई से डिनोट करें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से डिनोट करें, तो हम देखेंगे कि ये साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट आ रहा है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड दिस कांस्टेंट value is called refractive index of the second medium with respect to first medium। तो ये चीज, ये जो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। The refractive index of one medium
with respect to other medium is the ratio of the speed of the light in the first medium to the speed of the light in the second medium. ये refractive index का मतलब होता है. मतलब speed of light in first medium upon speed of light in second medium, ये होगा refractive index of second medium with respect to first medium. तो इसको n21 से डिनोट करेंगे. और n12 क्या हो जाएगा? दिस विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. तो ये n12 होगा, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. ठीक है. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इसमें अगर फर्स्ट मीडियम हम हमेशा वैक्यूम या एयर ले लें, ठीक है, फर्स्ट मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम लें और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, तब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा. इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to the vacuum, and this is called absolute refractive index of the medium. इसको बोलेंगे absolute refractive index. ठीक है. अच्छा, वैसे आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या होती है? This is 3 into 10 to the power 8 meters per second. लेकिन अगर इसको याद रखना हो तो याद रखने के लिए 10 ज़्यादा अच्छा नंबर है, तो आप याद रख सकते हो 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इससे याद रख सकते हैं ना. मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2 zeros कम कर दो, मतलब 10 to the power 8 हो जाएगा. ठीक है. तो यहां से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m, दिस विल बी डिनोटेड बाय nm. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको c से डिनोट करें, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको अगर v से डिनोट करें तो इन दोनों का रेशियो, दिस विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निश्चित रूप से कांच के लिए अलग होगा. अगर पानी का हम इस तरह का जो जैसे ग्लास स्लैब लिया था, उसकी जगह बिल्कुल पतले कांच का एक कंटेनर जैसा छोटा सा ले लें, उसमें पानी डाल दें, फिर उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का निकाल सकते हैं. उसमें तेल डाल दें तो तेल का निकाल सकते हैं, केरोसिन डाल दें तो केरोसिन का निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो ग्लास का कंटेनर है बहुत पतले ग्लास का होना चाहिए, जिससे कि स्पीड ऑफ लाइट में ज़्यादा फर्क ना पड़े, है ना. तो रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, और अगर हमको लाइट बेंड करना आ गया तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. कैसे? अगर हमारे को ये जो चश्मा होता है, चश्मा काहे के लिए लगाया जाता है? ये लाइट को बेंड करने के लिए ही लगाया जाता है. इसमें जो लेंस होते हैं ये लाइट को बेंड करते हैं. क्या काहे के लिए? देखिए, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट है, वो आँख में अगर उसकी इमेज पीछे अगर जा रही है, अगर ये रेटिना है कोई से और ये लेंस है, इससे अगर ऑब्जेक्ट की इमेज जो रेटिना में बननी चाहिए, अगर उसकी जगह उसके पीछे बन रही है, दूर बन रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी इमेज को रेटिना पे बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमको वो साफ साफ दिख सके. तो उसके लिए जो पीछे तक जा रही है उसकी लाइट को बेंड कर दें, बेंड करके और उसको रेटिना पे अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज बना दें तो हमको साफ दिखने लगेगा. और अगर इसकी जगह अगर लेंस से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो रेटिना की जगह उसके पहले ही बन रही है,
अब जब पहले बन रही है तो हमको इसको उधर खिसकाना पड़ेगा, तो क्या करो, इसको डाइवर्ज कर दो, कॉन्वर्ज करने की जगह इसको डाइवर्ज कर दो, तो जिससे थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगी और रेटिना पे बनने लग जाएगी। लेकिन ये खिसकाना किस तरह से किया जा सकता है? ये किया जा सकता है, जो भी मीडियम हो, इन जनरल ये ग्लास रहता है, कि ग्लास की कटिंग इस तरह से करते हैं, इससे हम लेंस बनाते हैं, और लेंस बना के लेंस की मोटाई पतलाई से उसका फोकस एडजस्ट करते हैं, और हम कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेस बनाते हैं। तो हमने पहले तो पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेस। पहले हमने एक खोखले कांच के उसको काटा था, काट के उसकी सरफेस या तो बाहर से या अंदर से पॉलिश की थी, और हमने मिरर बनाया था। यहाँ पे अगर एक सॉलिड गोला हो ग्लास का, तो एक साइड से ऐसा है, दूसरी साइड से अगर इसको ऐसे कट कर दें तो इस तरह का, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। और अगर कांच को कटिंग ऐसा कर दिया है कि इधर से यूं कट हो गया, और तो ये कॉनकेव लेंस बन जाएगा। कॉन्वेक्स लेंसेस आर, these are converging lenses and concave lenses are diverging lenses। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेंसेस इसी तरह के दो तरह के बने। देखिए इसके अंदर क्या किया हुआ है, ऐसा ये कांच के मीडियम को काटा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से काटा हुआ है। एक में हमने जो रे ऑफ लाइट है उसको फोकस की तरफ कन्वर्ज कर दिया है, एक में उसको डाइवर्ज कर दिया, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ निकाल दिया है। अच्छा, ये दो तरह के लेंसेस यहाँ पे हैं, कॉन्वेक्स लेंस इसको कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। हमारे पास में ये ज़रूरी नहीं है कि दो सरफेसेस स्फेरिकल ही हो, ये भी हो सकता है कांच को ऐसे करके और यूं काट दें, एक साइड प्लेन कर दें, या ऐसा कर दें और दूसरी साइड प्लेन कर दें। इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। मतलब इसमें एक साइड तो स्फेरिकल शेप है और दूसरी साइड से प्लेन है ना, एक साइड से कर्व है और दूसरी साइड से ये प्लेन है। तो लेंसेस ऐसे भी बन सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो हम यूज़ करते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब देखिए ये बैंड क्यों हो रहा है, जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ रही है, इस पे ऐसा एक सेंटर होगा, सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करते हैं वो नॉर्मल होता है। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे पे गई, तो ये यहाँ से क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और उसके बाद में ऐसे निकल गई। हालांकि उसके बाद में वो वापस से एयर मीडियम के अंदर आ रही है, लेकिन उसने ओरिजिनल पाथ से उसको बेंड कर दिया, और बेंड कर दिया तो इसको रिफ्रैक्शन का यूज़ किया, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे बेंड होके इधर आ गई। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से एंटर हुई तो यहाँ पे सेंटर से अगर ज्वाइन करेंगे तो वो नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा और उससे दूर की तरफ हट जाए, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अब जैसे हमने देखा था मिरर के अंदर, मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जहाँ से इसको काटते हैं, और उसका आधा ये होता है फोकस, है ना, आधी डिस्टेंस पे फोकस होता है उसका। यहाँ पे इसको इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि
जब पैरेलल रेज आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस दे विल कॉन्वर्ज टूवर्ड्स दिस, तो इसको बोलते हैं फोकस। अच्छा देखिए, अगर यहाँ से रेज आ रही है तो यहाँ पे फोकस करेगी, अगर इधर से आएंगी तो इधर फोकस करेंगी, तो इसका फोकस यहाँ पे भी होता है, एक फोकस यहाँ पे भी होता है, तो F1 भी होगा, F2 भी होगा, ठीक है। और जैसा हमारे C था, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वो क्या था, डबल ऑफ फोकल लेंथ था, तो यहाँ पे हम वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इसको 2F2 बोलेंगे। जैसे यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे 2F1 होगा, इसका डबल, ठीक है। कॉनकेव लेंस के अंदर भी अब देखिए, इसमें अगर ये रे जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद में ये डाइवर्ज हो गई, अगर इनको पीछे की साइड अगर हम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे यहां से निकलती हुई दिख रही है, तो ये होगा इसका फोकस F1, इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा 2F1। ऐसे ही अपोजिट साइड भी फोकस होगा F2, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये, इसका ये जो सेंटर होगा, यहां से कोई भी रे अगर पास होगी तो ये अनडेविएटेड चली जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। आपको जो दूर देखने के लिए चश्मा लगता है उसके अंदर डाइवर्जिंग लेंस लगता है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। जैसे मिरर के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था, बिल्कुल उसी तरह से लेंसेस के अंदर भी इमेज फॉर्मेशन होगी। सो रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens। तो मिरर में भी ऐसे ही देखा था कि जो रेज पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पे फ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के बाद में भी यहाँ से अगर कोई रे आ रही है तो ये पैरेलल आई, इसके बाद में ये यहाँ पे फोकस से पास होगी, तो ये फोकस अगर F1 है, यहाँ पे F2 और ये 2F2, ठीक है। तो जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, और कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगी, फोकस से आती हुई महसूस होगी, जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर भी हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे अगर कॉनकेव लेंस दिया हुआ है तो ये जो रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद में ये डाइवर्ज होगी, लेकिन इसको अगर पीछे की साइड अगर हम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये फोकस F1 से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल मिरर जैसा, जो पैरेलल रेज होंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से पास होंगे, ठीक है। दूसरा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, जस्ट उसका कॉन्वर्स, ये फिर से मिरर में हमने ऐसे ही देखा था कि पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस after refraction from a convex lens will emerge parallel to principal axis। तो जो फोकस से पास होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी, ऐसा कैसा हमने मिरर में देखा था, है ना। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही होगा। अच्छा, a ray of light appearing to meet at the principal focus
इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो जैसा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या है, जो फोकस से पास हो रही है, ये फोकस अगर F1 है तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और अगर इसमें ये वाली रे फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन ये रे इससे पास होने के बाद में ये पैरेलल हो जाएगी। तो पहला था जो रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, दूसरा जो फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल। तो ये दो लॉज हो गए। देन थर्ड, उसके अंदर भी हमने देखा था बिल्कुल ऐसा ही, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये पॉइंट जो बीच का होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और कोई सी भी रे अगर इससे पास हो रही है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सीधे चलती चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉनकेव लेंस के अंदर भी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। दिस इज थर्ड। तो खास अगर ये तीन चीज़ें आप याद रखते हैं तो आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। और रे डायग्राम आपको बनाना होगा जैसे हमने मिरर में डायग्राम्स बनाना देखा था, उसमें भी 6 पोजीशंस थी। किसके लिए? वो कॉनकेव मिरर के लिए थी। और 2 इमेजेस थी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 6 पोजीशंस हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव के लिए जस्ट 2 पोजीशंस देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका तरीका फिर से आप जैसा मैंने बतलाया था कि आप 6 सेंटीमीटर उस पे सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने 6 सेंटीमीटर लिया था और 3 सेंटीमीटर पे फोकस था। तो आप यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं कि फोकस एक, ये फोकस यहाँ पे होगा, ये फोकस F1 है और ये 2F1। तो ये दोनों आप ड्रॉ करो, ये 3 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करो और ये 6 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करो। ऐसे ही अगर ये F2 है और ये 2 टाइम्स F2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको अगर इसका फिगर बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, तो ये रेज जो चल के आ रही है, हमने देखा कि पैरेलल रेज हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद में दे विल कॉन्वर्ज, दे विल पास थ्रू फोकस। तो ये फोकस पे कॉन्वर्ज होंगे, मतलब इन्फिनिटी पे जो भी चीज़ है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी पॉइंट इमेज बन रही है। ऐसा ही हमने मिरर में भी देखा था, है ना, और लेंस में भी ऐसे ही है। इसका यूज़ फिर हम जैसे हमने देखा था कि अगर सूरज के ऊपर सन से जो रेज आ रही है वो पैरेलल होती है, और वो पैरेलल होती है अगर हमने ये बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो ऊपर से जो रेज आ रही है कॉन्वेक्स लेंस रखने के बाद में नीचे जो अगर हमने कोई कागज़ रख दिया तो पूरी कॉन्वर्ज हो जाएंगी और कॉन्वर्ज होके उस कागज़ को जला देंगी, क्योंकि हीट रेज भी एक ही पॉइंट के अंदर कॉन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एट इन्फिनिटी हमने रखा, तो इसकी इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे है? दिस इज एट फोकस F2। मतलब अगर यहाँ पे F1 और ये अगर F1 और F1 लिया तो यहाँ पे F2 हो जाएगा, है ना। तो एट फोकस F2, साइज ऑफ द इमेज,
दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट वाली इमेज बन रही है, पॉइंट साइज्ड। एंड नेचर ऑफ द इमेज, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्योंकि इसको पर्दे के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्योंकि हम अभी कुछ केसेस और लेंगे। जो पहला केस हमने लिया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर उसके बाद में दूसरा केस क्या होगा, हमने जैसे मिरर में लिया था कि सी के पास में, यहाँ पे सी के पास में, सी और इन्फिनिटी इसके पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। फिर तीसरी स्टेप में 2f1 पे होगा। फिर चौथा वो होगा 2f1 और f1 के बीच में। पांचवा होगा f1 के ऊपर। फिर छठा होगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हुआ पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। तो ये अगर f1 है, ये 2f1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो, ये f2 और ये 2f2, ठीक है, अगर ये है। अब यहाँ से देखिए जैसा अपन ने वो देखा है 3 केसेस, उसी तरह से हम यहाँ पे उन्हीं को यूज़ करके और इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए पहला, ए रे कमिंग पैरेलल विल पास थ्रू फोकस। तो ये जो रे है, ये जो पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद में इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये फोकस से पास हो गई। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो अनडेविएटेड चली गई, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। इवन हमने एक और चीज देखी थी कि अगर रेज दीज आर कमिंग फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बिकम पैरेलल। तो ये जो तीसरी रे है, ये भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो आप जब इमेज फॉर्म करेंगे, आपको जब रे डायग्राम बनाना होगा, तो बस यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि एक पैरेलल बनाओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट किए हुए निकलेगी, और तीसरी जो फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल बिकम पैरेलल। और तीनों की तीनों रेज एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब देखिए ये इन्वर्टेड है, लेकिन इसको अपन दूसरी साइड यहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन घर पे भी आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मार्केट से कॉन्वेक्स लेंस खरीद लाइए और उसको एक जगह रखोगे, और यूं करके इसको जो कागज है, कागज या कपड़ा जिसके ऊपर भी आपको ये इमेज फॉर्म करनी है, तो स्क्रीन जो है इसको थोड़ा आगे पीछे आप देखोगे तो बाहर की खिड़की के बाहर का वो, या खिड़की का जो खिड़की की इमेज आएगी, एकदम शार्प और एकदम क्लियर इमेज आएगी। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद करके घर पे देख सकते हो। और घर पे जो एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, खुद करके देखोगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उससे अपने, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड। अब अगले उसमें ये खिसक के 2f के ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए ये f1 है और ये 2f1 है, 2f1 के ऊपर रख दिया, ये f1 है, f2 सॉरी, एंड दिस इज 2f2, ठीक है। तरीका वही, एक रे यहां से पैरेलल गई, ये पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास करवा दो। आप भी जब बनाओगे बिल्कुल फोकस से
इसको पास करवाओ, और ये दूसरी रे ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे हुए। तीसरा इसमें नहीं बना है लेकिन हम बना सकते हैं तीसरे के लिए। तीसरी अगर फोकस से पास हो रही है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल, और आप देखोगे कि ये भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये एट 2f1 है, ये 2f1 पे रखा। पोजीशन ऑफ द इमेज आप देखोगे यहाँ पे 2f2 पे आ रही है, तो अगर यहाँ पे 2f1 पे रखा तो 2f2 पे इमेज इसकी फॉर्म हो गई। फिर साइज ऑफ द इमेज आप देखोगे अगर यहाँ पे रखा तो उसी के बराबर साइज आ रही, और जबकि इसकी पिछली वाली जब वो हमने देखा था तो पिछले वाले केस के अंदर इसकी इमेज छोटी थी, यहाँ पे सेम साइज हो गई। फिर नेचर ऑफ द इमेज, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये f1 था, ये 2f1, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये f2 और ये 2f2। ठीक है, अब देखिए पिछली बार हमने 2f1 पे रखी थी तो 2f2 पे इमेज बन रही थी और सेम साइज बन रही थी। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट ए बी इन दोनों के f1 और f2 के बीच में लिया तो ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें से फिर एक रे पैरेलल चली, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, दूसरी ये ऑप्टिकल सेंटर से चली तो ये एज इट इज अनडेविएटेड चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी नहीं बना सकते, क्योंकि तीसरी अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए तो लेंस के भी उधर से हो चली गई, तो इसीलिए तीसरी की ज़रूरत नहीं है, दो से ही इमेज फॉर्म करेंगे। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये बी डैश और यहाँ पे ए डैश। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन इमेज बड़ी हो गई, है इन्वर्टेड, रियल भी है क्योंकि इसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि अगर 2f1 के पहले अगर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बन रही थी, f2 और 2f2 के बीच में बन रही थी, लेकिन जब इसको f1 और 2f2 के बीच में ले रहे हैं तो इसकी इमेज बड़ी बन रही है और 2f2 के दूसरी साइड बन रही है। मतलब एक दूसरे के कॉन्वर्स टाइप की चीज़ें हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के इधर रखेंगे तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बन रही है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। लेकिन जब इसको f1 और f2 के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज 2f2 के दूसरी साइड बन रही है, उससे भी दूर बन रही है, लेकिन इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये f1 और 2f1 के बीच में है। पोजीशन ऑफ द इमेज ये बियॉन्ड 2f2 है, दिस इज बियॉन्ड 2f2। साइज ऑफ द इमेज ये देखो ये बड़ी है, तो दिस इज एनलार्ज्ड। देन नेचर ऑफ द इमेज अगर हम देखें तो रियल तो है, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, और इन्वर्टेड भी है, ये उल्टी भी बनी हुई है। ठीक है।